Assalamualaikum students, my name is Najam and today we are going to start our third lecture that will be start our remaining branches of chemistry, जो कि हम branches of chemistry जो हमारी रह गई हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। तो जी सबसे पहले जो ब्रांच है उसका नाम है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। Industrial chemistry is the branch of chemistry in which we manufacturing all chemical compounds on commercial scale। तो आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर आप केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको सिंथेसाइज करते हैं और कमर्शियल स्केल के ऊपर करते हैं। कमर्शियल स्केल मतलब तिजारती पैमाने पर उनको हम प्रिपेयर करते हैं, उनको सिंथेसाइज करते हैं। जी मिसाल के तौर पर आपके पास काफ़ी बेसिक केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन है, आपके पास क्लोरीन है जो कि क्लोरीनेशन कहलाता है, पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपके पास अमोनिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ETC। बहुत से ऐसे बेसिक केमिकल्स हैं जिनको हम इंडस्ट्री लेवल पे मैन्युफैक्चर करते हैं। जी इन केमिकल्स को आप रॉ मटेरियल्स भी कहते हैं, जिसको कहते हैं खाम माल। इनको रॉ मटेरियल इस वजह से कहते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल उस सब्सटेंस को कहते हैं कि जिससे हम मज़ीद नए प्रोडक्ट्स बना सकें। तो ये जो आपके पास जितने भी केमिकल्स हमने डिस्कस किए हैं इनको रॉ मटेरियल्स कहेंगे, क्योंकि इनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फर्टिलाइज़र्स की इंडस्ट्री में, खाद की इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसी तरह बाकी केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह सोप की इंडस्ट्री में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पेंट्स की इंडस्ट्रीज़ है, पेंट्स आप जानते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़े की इंडस्ट्री होती है। और इसी तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मतलब कि ज़राअत के शोबे में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी यही हैं। जी नेक्स्ट ब्रांच जो है आपकी वो है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी को, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को। अब न्यूक्लियर जो वर्ड है वो वर्ड निकला है, ड्राइव्ड हुआ है वर्ड न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस आपके पास पता है आपको कि एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये का आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम था और उसके अंदर जो है वो सेंट्रल पार्ट जो है ना वो न्यूक्लियस होता है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करना, उसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना और उसके न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करना, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को हम जो स्टडी करते हैं वो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। इसी के साथ रेडियो एक्टिविटी किसको कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी ये है कि कोई भी एलिमेंट, काफ़ी एलिमेंट्स हैं आपके पास जो कि अनस्टेबल हैं और वो टाइम टू टाइम काफ़ी रेडिएशंस को अपने अंदर से इमिट करते हैं, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। या काफ़ी आपके पास किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना, टूट जाना। तो जब वो टूट जाता है तो रेडिएशंस को इमिट करता है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, जिसको आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। जी इस ब्रांच का जो मेन कंसर्न है वो एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है। अब एटॉमिक एनर्जी किस तरह बनती है कि जब कोई भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है तो जब वो अपने न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या टूट जाता है तो वो रेडिएशंस को एमिट करता है। जो एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं तो वो जब रेडिएशंस को एमिट करता है तो रिजल्टिंग में वो कहलाती है एटॉमिक एनर्जी और हम उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं और डेली लाइफ में उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ थर्ड पॉइंट है कि हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशंस या केमिकल रेडिएशंस ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर केमिकल रेडिएशंस जो होती हैं न्यूक्लियर प्रोसेसेस के थ्रू उनका क्या इफ़ेक्ट होता है।
तो आप जानते हैं कि अगर आप एक बात करें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, तो ये एक ऐसी रेडिएशन है कि जब अगर ये किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ती है, तो स्किन के ऊपर पड़े तो उसको स्किन कैंसर हो जाता है। तो ये था इसका इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिंपली आप कह सकते हैं। जी, स्कोप की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है जी रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी क्या होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस, कि रेडिएशन की मदद से हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, ये भी इसकी स्कोप में आ जाता है। दूसरा पॉइंट है जी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, क्या हम अपनी फूड को किस तरह बैक्टीरिया से और जर्म से सेव कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि रेडिएशंस के थ्रू अपनी फूड के ऊपर जो भी बैक्टीरियाज और जर्म्स होते हैं उनको किल कर देते हैं, ये भी इस फील्ड का स्कोप है। और इसी तरह जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने मेन कंसर्न ऊपर डेफिनेशन में या डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है कि हम एटॉमिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो ये था इस ब्रांच का स्कोप। जी, नेक्स्ट आपके पास जो ब्रांच है वो है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, अपने माहौल में मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इफ़ेक्ट से क्या मुराद है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने एयर को पोल्यूट कर रहे हैं काफ़ी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से हमारी एयर पोल्यूट हो जाती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की मिकदार में कमी आ रही है, जो कि हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो काफ़ी फील्ड से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी की फील्ड से, जियोलॉजी की फील्ड से, इकोलॉजी से और सॉइल और वाटर से। अब ये बायोलॉजी से किस तरह रिलेट है कि बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद है, तो इसका इससे ताल्लुक़ हो गया, रिलेट हो गया। सेकंड वन है जी आपके पास जियोलॉजी। जियो कहते हैं अर्थ को, मतलब कि अर्थ की स्टडी, तो अर्थ भी आपको पता है इन्वायरमेंट में, तो इसका उससे डायरेक्ट ताल्लुक़ है। जो उसके बाद है इकोलॉजी कहते हैं जी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को। इको का मतलब है इन्वायरमेंट और आगे लॉजी बायोलॉजी, तो इकोलॉजी कहते हैं इन्वायरमेंट का, और आपके पास जो बायोलॉजी है उसका रिलेशन को हम कहते हैं इकोलॉजी। इसी तरह आपके पास जो सॉइल है, मट्टी आपके पास मौजूद है वर्ल्ड में, जहाँ पर भी मौजूद है ज़मीन पे, उसका भी वो इन्वायरमेंट में मौजूद है, उसका भी इसके साथ रिलेटेड है। और इसी तरह पानी भी मौजूद है। ये थी फील्ड्स जिसके साथ इन्वायरमेंट रिलेटेड था, जिसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमें इन्वायरमेंट में होने वाले केमिकल प्रोसेसेस का नॉलेज लेना क्यों ज़रूरी है, या हम उन्हें इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में क्यों डिस्कस करेंगे। हम उनको इस वजह से डिस्कस या स्टडी करेंगे या उनका नॉलेज गेन करेंगे ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें। इम्प्रूवमेंट से मुराद है कि हमें पहले पता होगा कि इन्वायरमेंट में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, कौन कौन से सब्सटेंस मौजूद है, कौन सा सब्सटेंस हमारे लिए हार्मफुल है, कौन सा बेनिफिशियल है। तो हार्मफुल को हम कम करेंगे, बेनिफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमें केमिकल प्रोसेसेस या सब्सटेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें और बेनिफिट हासिल कर सकें। तो ये था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जी, नेक्स्ट आपकी जो ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, तज्जियाती केमिस्ट्री। एनालिटिकल जो है वो वर्ड निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस कहते हैं तज्जिया करना। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर आपने क्या करना है कि कोई भी सैंपल आपको दिया जाएगा और आपने उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है और उनको एनालिसिस करना, उनका तज्जिया करना है। एनालिसिस से क्या मुराद है कि उस सैंपल के अंदर कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं और उन कंपोनेंट्स की कितनी क्वांटिटी, मिकदार मौजूद है, इसको कहते हैं एनालिसिस। तो ये आप सब काम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जी, एनालिसिस दो किस्म की होती है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी होती है जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि आप
सैंपल के अंदर देखते हैं कि कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन सा कंपोनेंट्स मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास वाटर एक सैंपल है, कंपाउंड है, तो इसके अंदर आपने ये बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है। इसको कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है तो ये इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसको कहते हैं कि उस सैंपल जो आपको दिया गया है उसमें ये बताना कि जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कितनी क्वांटिटी मौजूद है, तो इसको आप कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये आप सब चीज़ें एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसके बाद इसकी स्कोप की बात करें एनालिटिकल केमिस्ट्री की, तो फूड इंडस्ट्रीज़ में इसका काफ़ी स्कोप है, और इसके अलावा आपके पास जो है वो क्लिनिकल एनालिसिस में इसका काफ़ी स्कोप है। तो जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।